हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्न सारे को देखने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। ध्यान से देखना, जितना भी बताया जाए उसका नोट्स बना लेना। मैंने कल बताया था कि आप लोग नोट्स जरूर बना लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में वही नोट्स काम आएंगे जो आप लोग खुद से बनाओगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न नोट जरूर कर लेना कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। का नंबर है ऑटो वन बिस्मार्क, खा नंबर है हिटलर एंड गा नंबर है विलियम प्रथम एंड घा नंबर है मैथ्सनी। तो अब आप लोग बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। जर्मनी का एकीकरण भी मैंने पढ़ाया है और इटली का एकीकरण भी मैंने पढ़ा दिया है। तो अब आप लोग बता सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क जो है उन्हें जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ओके, समझ में आया। ये है हमारा पहला नंबर प्रश्न। अब हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। जो महात्मा गांधी जी थे वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे, तो कब प्रारंभ किए थे ये बताना है। का नंबर है 1919 ईस्वी में एंड खा नंबर है 1922 ईस्वी में एंड गा नंबर है 1920 ईस्वी में एंड घा नंबर है 1923 ईस्वी में। तो अब आप लोग बता सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 1920 ईस्वी में। कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। यानी कि अगर आपको कपास की खेती करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। यहाँ का नंबर आपका ऑप्शन है काली मृदा, खा नंबर है लाल मृदा एंड गा नंबर है जलोढ़ मृदा एंड घा नंबर है लेटराइट मृदा। तो अब आप लोग बताओ कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त माना जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा काली मृदा। कौन सी मृदा है? काली मृदा। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो। लिखा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। देखो, दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक रबी फसल एंड एक खरीफ फसल। मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग 2 रबी फसल और 2 खरीफ फसल का नाम बताना है। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ का नंबर देखने वाले हैं, चावल ऑप्शन है एंड खा है मोटे अनाज एंड गा है चना, वो भी काला चना एंड घा है कपास। तो इनमें से कौन सी रबी फसल है वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? वो है चना या फिर आप कह सकते हो काली चना। ये है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। और ये जो आपका क्वेश्चन है अगला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा क्या है कि भारत में जो है यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो औरतें होती हैं यानी कि महिलाएं होती हैं उनके आरक्षण का व्यवस्था कहाँ है आपको पता होगा। का है आपका लोकसभा, खा है आपका मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल है एंड गा है आपका विधानसभा एंड घा ऑप्शन है आपका पंचायती राज की संस्थाएं। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो अब आपको पता होगा जो मतलब महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ है। आपका करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉप 5 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही जा सकता है। तो जरूर तैयार कर लेना, नोट्स बना लेना, ताकि आप लोग हमेशा उसे बार बार रिवीजन करते रहो। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहां देखो कि जो निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यहां आपके जो इंडिया के यानी कि भारत के 4 राज्य हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी राज्य हैं जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे ज्यादा है।
ऑप्शन ए है आपका या का है हरियाणा, खा है आपका बिहार, एंड गा है राजस्थान, एंड घा है मेघालय। तो यहाँ आपका कौन सा आंसर सही है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो अब आप लोग बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो आपका है हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। हरियाणा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और आपको मैंने VIMP जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको 6 बता दिया हूं। ये जरूर तैयार करके जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना बताया जा रहा है उतना नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक है। बोर्ड एग्जाम आपका, तो ध्यान से तैयारी करो। जितना अगर आपके अंदर जितना ताकत है उतना लगाकर आप तैयारी कर लो, क्योंकि आप लोगों की तैयारी जितना अब करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद होगा। ठीक है, चलो फिर हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। यानी कि जो जर्मनी के एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? यानी कि जो जर्मन राष्ट्र है उसका प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान से समझ लो। यहां क्या लिखा हुआ है मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, शॉर्टकट में है कि जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क नाम सुना होगा, अभी मैंने जस्ट ऑब्जेक्टिव में भी बताया है कि ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, इसीलिए उन्हें श्रेय भी दिया गया था जर्मनी के एकीकरण का। तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक है, जो प्रसा के राजा थे उन्हीं विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ये है हमारा पहला आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप छोड़ दो। ठीक है, यहां आपको समझ में आ गया कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। ये आपका मैंने आंसर बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। जो जैव संसाधन होते हैं और अजैव संसाधन वो क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर आपको समझाना है। ठीक है, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जैव संसाधन, और जैव संसाधन के बारे में आपको पता होगा कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है, कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहां से होती है, जीवमंडल से होती है, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाता है। समझ में आया कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति कहां से होती है, जीवमंडल से होती है, और जिनमें जीवन व्याप्त होता है यानी कि जीवन यापन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। और जिसमें जीवन यापन होगा ना, उसमें आपको पता होगा कि मनुष्य जरूर होंगे, मनुष्य। तो यहां आपको मैं बता दूं जो आपका एग्जाम्पल है मनुष्य एंड वनस्पति, जो आपका वनस्पति जगत है। ठीक है, वनस्पति जगत एंड प्राणी जगत आदि, ये सारे आपके जैव मंडल यानी कि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो आपके जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जैव संसाधन। अब हम लोग समझेंगे जो आपका अजैव संसाधन होता है। यानी कि अजैव संसाधन क्या होता है कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, मतलब निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तुओं का बना होता है, जिसमें कोई भी जीवन यापन नहीं होता है, अजैव संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, जैव और अजैव संसाधन दोनों आपको समझ में आ गया होगा। काफी ज्यादा इजी है, इसमें आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। जैसे आपका एग्जाम्पल है चट्टान, धातुएं, ये सारे आपके अजैव संसाधन है। ठीक है, चट्टान और धातुएं,
तो ये आपके क्या है, अजैव संसाधन के तो जीवन यापन होता नहीं, ये निर्जीव हैं, आपको पता होगा। तो ये है हमारा जो अति लघु उत्तरीय नंबर 2। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये देखो तीसरा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये ध्यान से समझो, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण बताइए। देखो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के लिए जो जातिवाद है वो घातक कैसे है, जातिवाद, ठीक है, वो घातक कैसे है, इसके 2 कारण बताना है। कितना कारण, 2 कारण बताना है। तो आओ हम लोग एक एक कारण को देखते हैं। फर्स्ट, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातीय समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। जो जातिवाद होता है, जातिवाद ने देश के विभिन्न जातियों, चाहे जो जाति हो, जातियों में, समूहों में आपसी संघर्ष और टकराव को जन्म दिया है। मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा, ये सारे करते हैं जाति के कारण, ठीक है। और दूसरा नंबर है, जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति ने भी भारतीय लोकतंत्र को बुरा तरह से प्रभावित किया है। मतलब जाति के अनुसार आरक्षण दिया जाता है, जैसे जो जितना नीच जाति का होगा उसको उतना ज्यादा आरक्षण दिया जाएगा, और जो जितना उच्च यानी कि उच्च जाति का होगा उसे उतना कम आरक्षण दिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जातिवाद के आधार पर आरक्षण की राजनीति भी भारतीय लोकतंत्र को बुरा तरह से प्रभावित किया है। ये हैं जो आपकी जातिवाद के 2 कारण, यानी कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद घातक है, इसके 2 कारण ये हैं, ठीक है। दोनों कारण आप समझ लो, काफी ज्यादा शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में ना आए तो आप लोग थोड़ा सा कष्ट कर लिया करो, नोट्स बना लिया करो, बाद में उसे याद कर लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो यहाँ क्या है, इसमें 2-3 चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। रॉलेट एक्ट क्या है और उसका विरोध कैसे किया गया और उसका परिणाम। तो रॉलेट एक्ट मतलब अलग से भी पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, तो ये अलग से भी पूछा जा सकता है। और लघु उत्तरीय में यानी कि 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा तो इस टाइप का आएगा, जैसा मैंने कहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले आपको रॉलेट एक्ट का डिफिनीशन देना है, जो इसका डिफिनीशन है वो आप लोग बताना है, ठीक है। तो यहां रॉलेट एक्ट आप हेडिंग डालो, फिर देखो जो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, कब की बात है, 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, एक कानून था, कोई नाम नहीं था, ये कानून था, ठीक है, जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। इस कानून के अनुसार जो भारतीय लोग थे यानी कि भारत के लोग, उन्हें क्या किया जाता था, कोई भी मतलब मुकदमा नहीं चलाया जाता था और शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये कब की बात है, जब अंग्रेजों का शासन था तभी ये कानून चलाया गया था और काफी खराब कानून था भारतीयों के लिए, ठीक है। अब हम लोग परिणाम को देखने वाले हैं। जो परिणाम है, परिणाम भाई बहुत अलग सा था या फिर गड़बड़ था कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन करने के साथ मार्शल लॉ कानून कर दिया। जो मार्शल लॉ कानून, इसी के कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 वही ईस्वी है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे मजदूर एंड बहुत सारे लोग घायल हुए, मारे गए, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं विरोध। विरोध में आप फर्स्ट देखो विरोध, फिर फर्स्ट नंबर विरोध है कि विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में इसे बंद करने के लिए रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब कई ऐसे शहर थे जहां के दुकानदार जो थे वो दुकानों को बंद करके क्या किया, अपना जो मतलब विरोध, जो उनके अंदर विरोध था उन्हें जताया, बताना चाहे। तो ये है हमारा 2 विरोध जो कि रॉलेट एक्ट का था। तो रॉलेट एक्ट का परिभाषा समझ में आ गया, परिणाम भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और विरोध जो इनका विरोध था वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न। ये क्या लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा।
यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं, उत्तर में लिखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। मतलब निम्नलिखित का मतलब कई सारे प्रभाव हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आप लोग देखो, इस विश्व युद्ध ने नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। मतलब ये एक ऐसा युद्ध था जिन्होंने आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। ठीक है, पहला। यानी कि दूसरा समझो, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब जो रक्षा करने, मतलब रक्षा व्यय में बहुत भारी इजाफा हुआ। तीसरा नंबर देखो, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए, मतलब इस युद्ध में इतना ज्यादा खर्चा लगा था कि इसकी भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। मतलब युद्ध में इतना ज्यादा खर्चा लगा ना कि मतलब कई सारे औजारों को लाना और कई सारे जो आपके सैनिक के पास हथियार तो होना जरूरी है, तो उन्हें भी मंगाया जाता था। तो इसीलिए उनको मतलब इस युद्ध के नाम पर बहुत सारे कर्जे लिए गए, तो उनकी भरपाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ठीक है, तो इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, जो कर थे उनमें वृद्धि की गई। और चौथा नंबर पॉइंट है कि सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जो सीमा शुल्क है उसका जो रुपया भी बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। आयकर शुरू किया गया और युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। मतलब युद्ध के दौरान, मतलब युद्ध हुआ तो उसके दौरान बहुत सारे लोगों की कीमतें बढ़ रही थी। कोई भी सामान है उनका कीमत 2 गुना, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसीलिए ये मतलब युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। अगला देखो, पांचवा नंबर पॉइंट कि गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। मतलब गांवों में जो लोग थे उनको सिपाही बनने के लिए जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में भी व्यापक गुस्सा था। मतलब वो सिपाही बनना नहीं चाहते थे, फिर भी उनको सिपाही बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मतलब सैनिक कम थे और गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, सिपाही बनाया गया, जिसके कारण ग्रामीण के जो लोग थे उनके अंदर भी गुस्सा पैदा हो गया। ये है हमारा पॉइंट नंबर 5। अब हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 6। ये क्या कह रहा है कि 1918 से 1919 और 1920 से 2021, ठीक है, 2021 में देश के बहुत सारे हिस्से की फसलें खराब हो गई। देश की बहुत सारे हिस्से की जो फसल थे वो क्या हो गए, खराब हो गए। ठीक है, बहुत सारी परेशानी आ गई थी उस समय। और उसी समय फ्लू नामक महामारी भी फैल गई। उसी समय एक इतनी बड़ी महामारी फैल गई, फ्लू नामक बीमारी फैल गई। तो ये भाई बहुत खराब स्थिति था देश का। और 8 नंबर पॉइंट है कि 1921 की जनगणना के मुताबिक जो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। दुर्भिक्ष का मतलब होता है खाना ना होना, यानी कि भिक्षा, मतलब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं थे और भूख के कारण मर गए। और महामारी यानी कि फ्लू की महामारी, दोनों को मिलाकर 120 से 130 लाख लोग मर गए। तो ये था हमारा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। और अगर आपको पता है तो और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जल्द ही आने वाला है, सभी लोग तैयार रहना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, क्योंकि इस मॉडल पेपर से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेगा, मार्क नंबर आएगा। तो चलो फिर हम लोग क्या करेंगे, सारे सॉल्यूशन करेंगे सारे सब्जेक्ट का। जल्द ही सारी चीज़ें शुरू होने वाली हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।